हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो ये लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ना, एंगुलर की एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं काम करते, ये कंपोनेंट के हिसाब से काम करते हैं। मान लो एक आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपके 100 कंपोनेंट्स हैं, तो 100 के 100 कंपोनेंट्स के अपने अपने लाइफ साइकिल मेथड्स होंगे, राइट। और वो अलग अलग काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ ही काम करने वाले हैं। सो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पे काम एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, बट पहले पॉइंट्स और बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं, और इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए जो ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है ना, उसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। बिकॉज एंगुलर कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल होती है वो ह्यूमन लाइफ साइकिल से काफी रिलेट करती है, तो आप लोग बहुत ही आराम से समझ पाओगे। नॉट ओनली एंगुलर, चाहे आप रिएक्ट की बात कर लो, चाहे आप Vue.js की बात कर लो, सबके लाइफ साइकिल मेथड्स ह्यूमन लाइफ साइकिल से काफी मैच करते हैं। ऑलराइट, देन हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन मेथड्स की लिस्टिंग देखेंगे, देन इनके एग्जाम्पल भी रन करके देखेंगे, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले समझते हैं लाइफ साइकिल होती क्या है। देखो, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक किसी चीज के बनने से लेके उसके अंत तक, उसके खत्म होने तक जितने भी फेजेस होते हैं। सो मोस्टली 3 फेजेस होते हैं। एक तो जब चीज बनती है, और देन उसके बाद वो ग्रो करती रहती है, और लास्ट में वो एक्सपायर हो जाती है। सो जैसे कि एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले वो बेबी होगा, वो बर्थ लेगा, जन्म लेगा। आफ्टर दैट वो बड़ा होगा, देन स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, शादी होगी, अडल्ट हो जाएगा, देन वो एक्सपायर हो जाएगा लास्ट में। इसी तरीके से एंगुलर के अंदर भी ऐसे ही फेजेस होते हैं। एक कंपोनेंट होता है, वो लोड होता है आपकी यूआई के अंदर। आफ्टर दैट उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, तो अपडेट होता रहता है। और लास्ट में अगर आप लोग उस पेज को छोड़ देते हो, किसी और पेज पे मूव कर लेते हो, तो वो एक्सपायर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी कह सकते हो, राइट। सो थोड़ा बहुत सिमिलर है कि जैसे आपका एक बेबी होता है, वो पहले आएगा, तो उसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से आपका कंपोनेंट यूआई के अंदर लोड हो गया। देन वो जैसे बड़ा होता रहेगा, तो आपका कंपोनेंट अपडेट होता रहेगा, उसके अंदर आपने कुछ कुछ चेंजेस करे, इनपुट के अंदर कुछ जो इनपुट फील्ड्स होती है उसमें कुछ डाटा डाला, कुछ बटन वगैरह पे क्लिक करा, तो वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज होती गई। और लास्ट में आपने मान लो उस कंपोनेंट को हाइड कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है, या फिर उस पेज से दूसरे पेज पे मूव हो गए, तो वो एक्सपायर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट, जैसे ह्यूमन एक्सपायर होता है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आता हूँ, एंगुलर लाइफ साइकिल मेथड्स लिखता हूँ। लाइफ साइकिल हुक्स भी बोलते हैं, मेथड्स भी कह सकते हो, राइट, बिकॉज वो मेथड्स के जैसे दिखते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे वो कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे आ गया कंपोनेंट लाइफ साइकिल। और जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो अच्छा, ये तो ना इसकी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन उस पर चलते हैं। कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ये जो एंगुलर डेव है ना, ये इनकी लेटेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट है। एक एंगुलर आईओबी थी, वो पुराने वाली है। सो आपको एंगुलर डेव से ही जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़नी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देन यहाँ पे समरी दे रखी है कि भाई देखो इतने सारे मेथड्स होते हैं, बट इनको ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला फेज आता है, ये फेज होते हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल मेथड में फेज होते हैं ना, पहले वो बना, देन वो अपडेट होता गया, अपडेट होता गया, देन वो एक्सपायर हो गया। इसी तरीके से पहले यहाँ पे क्रिएट होते हैं, देन उसके बाद में इसके चेंज डिटेक्शन होता है। जब क्रिएट होते हैं तो एक चीज है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हालांकि बहुत से लोग लाइफ साइकिल मेथड में काउंट नहीं करते, बट अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। बट हाँ, अगर इंटरव्यूज वगैरह में पूछे तो उनको बोलना कि कंस्ट्रक्टर एक क्लास का, आप ये कह सकते हो, इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम एक फंक्शन होता है जो कॉल होता है। तो अगर आप चाहो तो इसको लाइफ साइकिल मेथड में ऐड कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करो, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में चेंज डिटेक्शन होते हैं, ऑन इनिट। ये कहता है कि भाई रन होगा जब आपका एंगुलर का कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाएगा, जब बनेगा। उसके बाद में ऑन चेंज, कि जब भी उसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे। तो इसी तरीके से इसके और भी कुछ यहाँ पे हैं। आफ्टर दैट रेंडर। रेंडर का मतलब ये होता है कि जब भी आपका एक कंपोनेंट के अंदर कोई और कंपोनेंट यूज हो रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपका ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। इसका एग्जांपल लेके दिखाऊंगा और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ये दोनों की दोनों। सो देन ये चलेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे है डिस्ट्रक्शन, जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि यूआई से हट जाता है। तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास 4 फेजेस होते हैं एंगुलर के अंदर। पहले जो फेज होता है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को लेते हैं, दूसरे फेज के अंदर इनिट को, ऑन चेंज को, एनजी डू चेंज को, ये ले लेते हैं। बट जो मोस्टली यूज करने वाला होता है वो एनजी ऑन चेंज और एनजी ऑन इट, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देन उसके बाद में रिरेंडरिंग के भी 2 आ गए। ये जो पुराने वाले वर्जन थे ना, एंगुलर 10, 11, 12, उसके अंदर नहीं थे, लेटेस्ट वाले वर्जन के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। और लास्ट में डिस्ट्रॉय वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है, एग्जांपल लेने के लिए।
अब कंपोनेंट का नाम आप चाहो कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से यूजर कंपोनेंट रख लूँ, हमेशा वही रखते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट यूजर, ठीक है। ठीक है, यूजर कंपोनेंट रख लिया, इसको मैं करूँगा एंटर। जैसे मैंने एंटर करा तो एक मेरा कंपोनेंट बन गया यहाँ पे। अब इस कंपोनेंट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, मैं यूज़ करना चाहता हूँ ऐप वाले कंपोनेंट में, ठीक है। जो लाइफ साइकिल मेथड्स होंगे ना, हम लोग यूज़र वाले में लगाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप यूज़र इस तरीके से, और जो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है इसके अंदर इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे यूज़र वाले को। यहाँ पे आ गए यूज़र कंपोनेंट। सब आप अगर यूआई पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र वर्क्स, ठीक है। और अब एक बार यूज़र वाले कंपोनेंट भी चल लेते हैं। सबसे पहले इसका जो टैग है ना उसको h2 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और यहाँ पे कर देंगे यूज़र कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है? कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलने वाली चीज़ होती है जब भी आपका कंपोनेंट इंक्लूड होगा। तो जैसे कि ये वाला है कंपोनेंट यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, सो मैं इसमें लिखूंगा कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ। आप चाहो तो कुछ और प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हो, वैल्यूज को अपडेट वगैरह भी करवा सकते हो, बट मैं यहाँ पे लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, कंसोल चेक करोगे तो कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब हम ये चीज़ कैसे मान लें कि लोड पे ही चला है, पहले नहीं चला, या फिर बिना कंपोनेंट के लोड के नहीं चला? देखो, ऐप वाले के अंदर जाके ना मैं अगर इस लाइन को कमेंट कर दूं, बिकॉज ये यूजर वाले कंपोनेंट में बना है, देन आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, राइट। और जैसे मैंने इसको चलाया तो देन आप देखोगे यहाँ पे यूजर वाला चीज़ आ गई। कौन से वाले से? कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ आ गई इस वाले कंपोनेंट से। तो सबसे पहले ये चल गया। अब उसके बाद में ng on it भी देखते हैं। सबसे पहले अब मान लो कोई आपको ऐसी चीज करनी है, कोई वैल्यू वगैरह सेट करनी है कि सबसे पहले यूआई लोड होने से पहले भी आपकी चीज यहाँ पे सेट हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे सेकंड वाला मेथड ng on it। ये कब चलेगा? जब आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाएगा। ये तो कंपोनेंट की बस जो टीएस वाली फाइल है इसके अंदर लोड होनी शुरू ही होती है, और जब आपका कंपोनेंट पूरा इनिशियलाइज हो जाएगा तब ये वाला मेथड चलेगा। अब मैं इसमें कंसोल करके यहां पे लगाऊंगा ng on it, तो सबसे पहले चलेगा कंस्ट्रक्टर, देन चलेगा ng on it। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो आप देखो, कंस्ट्रक्टर पहले चला, ये बाद में चला। अब इसके अंदर क्या हम लोग यहां पे, होल्ड ऑन, यूजर कंपोनेंट में जाते हैं, यूजर कंपोनेंट डिबगर लगा के देख लें एक बारी। सबसे पहले यहाँ पे, देन यहाँ पे। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखोगे सबसे पहले कहाँ पे गया? ये कंस्ट्रक्टर वाले पर। जैसे मैंने इसको लोड करा, देन बाद में आया ये आगे वाले पे, यहाँ पे। ये बाहर लग गया थोड़ा ना, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोबारा चलाएंगे, देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में गया और दोबारा कहाँ गया? ng on it में। अब ये यहाँ पे चला गया, राइट। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन ये चलेगा। अगर इसके ऊपर वैल्यूज वगैरह भी चेंज करनी हो तो वो भी करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि नेम है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनिल, राइट। सो देन इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट नेम इक्वल टू सेट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं दिस डॉट नेम इक्वल टू सैम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इस वाली फाइल के ऊपर। तो अब मैं h1 टैग लेके, या फिर हाँ ठीक है, h1 टैग ले लो, क्या चक्कर है यार। देन यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे आते हैं। अब इसको सबसे पहले तो मैं हटाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें हट गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो, अभी तक हमारा कंपोनेंट, इवन हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी थी, ठीक है, बट हमारा कंपोनेंट लोड ही नहीं हुआ और हम लोगों ने डिबगर लगा दी, तो ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। देन मैंने ये करा। अब अच्छा, ये इसके ऊपर लगाना था ना, ये आगे पीछे हो गई लाइन्स, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखो, अभी तक तो जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर है तो हमारा बस ये कंपोनेंट है, बन ही रहा है, ये कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ना तो नेम आया, इवन इसका नाम भी नहीं आया। और जैसे मैंने ये कर दिया, देन अब देखो, अब क्या हुआ? कंपोनेंट तो आपका बन के यहाँ पे दिख गया, बट जो नाम था ना वो नहीं चला, क्योंकि सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब एक इनिशियलाइज होगा उसके बाद तो उसकी वैल्यूज वगैरह डिस्प्ले होंगी, तो देन आप यहाँ पे आओगे तो इसकी सीधी वैल्यू सैम ही दिखने वाली है, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कभी दिखेंगी ही नहीं अगर आपने ng on it के अंदर कुछ लगा भी रखा है तो, बिकॉज ये तो तब तक हमारा कंपोनेंट लोड ही नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? हाँ, अगर बाद में वैल्यू चेंज नहीं करते हो तो एक अलग चीज रहती है। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बना ही नहीं, बस कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट ही हुआ था, और यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज हुआ, और जैसे इनिशियलाइज के बाद इसको वैल्यू मिली तो यहाँ पे इसने सैम को दिखा दिया। कूल, ये चीज हो गई। ओके, अब हम लोग इसको
डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। अब बोलोगे ये बीच वाले इनको देखेंगे एक सेकेंड, बट डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। अब डिस्ट्रॉय कब होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे आके जो मेथड का नाम है ये लिखते हैं। ये क्या होता है एग्जैक्टली? ng on डिस्ट्रॉय। कॉपी कर लूँ क्या, इजी रहेगा। ng on डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, ये तो भाई कभी भी कॉल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो कंस्ट्रक्टर हो गया, ng on it हो गया, ये तो कॉल ही नहीं हुआ। अब ये कब कॉल होगा? जब हमारा यूजर वाला कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करें? अब ये भी एक बड़ी कहानी है। एक कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। सो ऐप वाले कंपोनेंट में जाता हूं और मैं यहां पे लगाता हूं एक काउंटर बना लेता हूं, ठीक है, काउंटर, और इसकी वैल्यू कर देता हूं 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहां पे बनाता हूं अपडेट काउंटर नाम से, अपडेट काउंटर नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस, ये इसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा, इसमें तो कोई गड़बड़ वाली चीज नहीं है। और जो काउंटर है ना, इसकी वैल्यू को मैं ऐप वाले कंपोनेंट पे दिखा भी देता हूं। जहां पे आया h1 करा मैंने, और हाँ अच्छा, इसको ऊपर रख लेते हैं, इससे ऊपर रख लेते हैं, जो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है इससे। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे बटन ही ले लेंगे, बटन ठीक रहेगा यार। बटन ले लिया और यहाँ पे कर दिया काउंट, और यहाँ पे कर दी इसकी वैल्यू, जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखेगी, ठीक है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले वैल्यू इसकी दिख गई 0, कुछ हो नहीं रहा। तो जो फंक्शन था ना हम लोगों ने बनाया था, ये वाला अपडेट वाला, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। सो ध्यान से देखना, अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वाले फंक्शन को हमने कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, देखो इंक्रीज हो गई। अब मैं चाहता हूं कि जब ये काउंट की वैल्यू 5 आ जाए ना, तो ये वाला कंपोनेंट दिखना बंद हो जाए, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक डिव ले लूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा स्टार ng इफ, और यहाँ पे कर दूंगा कि अगर काउंटर इक्वल टू 5 है, ओनली 5 के ऊपर कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओनली 5 है। 6 होगा तो ये वापस से दिख जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस 5 पे करा मैंने, तो ये हट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखना, अच्छा नोट करना है, नोट इक्वल टू 5, तो ये दिखना चाहिए, ठीक है। अगर 5 होगा तो नहीं दिखेगा। अब ये ng इफ है, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऐप वाले कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोमा ng इफ, ये इंपोर्ट भी कर लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2, अभी देख रहे हैं जैसे 5 आएगा तो डिस्ट्रॉय, ये जैसे ही हाइड होगा तो वैसे ही डिस्ट्रॉय वाली लाइफ साइकिल मेथड वो चल जाएगी। 3 4, हियर वी गो, देखो ये गायब हुआ और यहाँ पे ng डिस्ट्रॉय चल गया हमारे यूजर वाले कंपोनेंट से। क्यों? क्योंकि वो यूआई से डिस्ट्रॉय हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। सो वो चल गया। अब इसके ऊपर आप कोई भी इवेंट कॉल करना चाहते हो कि जैसे आपका कंपोनेंट हाइड हुआ है, तो आप यहां पे इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो आराम से, जो भी आपको चीज करनी है, ठीक है। कूल, ओके। अब हम लोगों ने ये भी चीज देख ली। अब जो चीजें बचती हैं हमारी, वो बचती है ng on चेंज, कि भाई ये कब चलेगा। अब देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे मेरे 2 कंपोनेंट है, एक ऐप वाला ऊपर है, एक यूजर वाला अंदर है। मैं यूजर वाले कंपोनेंट के अंदर कुछ पास कर रहा हूं पेरेंट वाले कंपोनेंट से, डायरेक्टली पास कर रहा हूं मैं एज ए इनपुट। तो हर बार जैसे ही कोई न्यू वैल्यू आएगी तो ng on चेंज चलेगा, कि भाई कोई ना कोई चेंज हुआ है कंपोनेंट में, कोई नया चेंज आया, ठीक है। करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर जो काउंटर है ना, इसी को भेज देता हूं चाइल्ड वाले कंपोनेंट में, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। देन मैं यहां पे लगाता हूं इसकी प्रॉपर्टी काउंटर, और इसके अंदर जो काउंटर वैल्यू है उसको भेज देता हूं। अब इसको गेट करने के लिए मुझे यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, @input। ये जो इनपुट होता है, देखो ये इसने बोला भी है, ये वाला रन एवरी टाइम द कंपोनेंट्स इनपुट हैज चेंज, ठीक है, ये इनपुट आ गया। देन यहाँ पे मैं क्या, इसका नाम क्या था, काउंटर। देन अच्छा, ये एज अ फंक्शन यूज होता है ऐसे यहाँ पे। देन काउंटर, और इसकी अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, जैसे मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल देता हूँ, ये डाल दी मैंने। अब ये काउंटर में चाइल्ड पे प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, मान लो आप करवाना चाहते हो, नहीं भी करवाना चाहते तो भी ठीक है, बट मैं चेंज दिखाना भी चाहता हूँ, मान लो। तो यहाँ पे आ गया। अब ये सारे के सारे मैं h2 ले लूँ क्या, है ना, तो थोड़ा दिखने में इजी रहेगा। दिन में यहाँ पे फिर से h2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, जो काउंटर है उसकी वैल्यू दिखेगी मेरी। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक बार वो गायब भी हो जा रहा है क्योंकि वो हम लोगों ने वो डिस्ट्रॉय लगा रखा है ना 5 पे,
तो जैसे 5 पे है तो गायब हो गया, डिस्ट्रॉय चल गया, ठीक है। 6 पे वापस आया तो फिर पे यहाँ पे दिख रहा है। बट भाई हाँ, जब और जैसे दोबारा दिखा तो कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइज फिर चलेगा, वो फिर से इनिशियलाइज हुआ। कूल। अब ये वाला जो मेथड है ngOnIt, इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये हर एक इनपुट के ऊपर में मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, अब एक काम करें, क्या इन दोनों को हटा दें ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इन ये दोनों देख लेना आपने, कंस्ट्रक्टर और ये, कि जब जैसे हमारा चलता है तब ये होता है। और डिस्ट्रॉय भी देख लिया आपने कि डिस्ट्रॉय कब चलता है, बिल्कुल लास्ट में चलता है। तो इनको हटा देते हैं, अदरवाइज ना बहुत सारे कंसोल से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ng वैल्यू चेंज, ये करूंगा कि अब कोई ना कोई वैल्यू चेंज हुई है। अब यहाँ पे आता हूँ, देखो एक वैल्यू चेंज हुई तो चला, फिर वैल्यू चेंज हुई फिर चला, फिर वैल्यू चेंज हुई फिर चला। जितनी बार भी इसकी वैल्यू चेंज होगी वो चलता रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग ngOnIt का यूज कर सकते हो। अब जैसी वैल्यू चेंज होती है, आपको एपीआई कॉल करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। ग्रेट। अब हमारा एक फेज रह गया जो हम लोगों ने नहीं देखा, वो था रेंडरिंग। रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है, दो मेथड्स होते हैं, और ये बहुत पुराने वाले वर्जन के अंदर था भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आपके कंपोनेंट के अंदर कोई भी डोम एलिमेंट री रेंडर होगा, डोम एलिमेंट का मतलब है कि एक ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है ना, ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा यूजर कंपोनेंट वाला, ये हमारे ऐप के अंदर यूज हो रहा है। अगर ये कंपोनेंट फिर से रीरेंडर होता है, इसके डोम में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और वो हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं इसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आप लोग कर सकते हो आफ्टर नेक्स्ट रीरेंडर के साथ और आफ्टर रीरेंडर के साथ। जो आफ्टर रीरेंडर होगा ना, वो तो हर चेंज के ऊपर चलेगा, और जो आफ्टर नेक्स्ट रीरेंडर है वो बस एक बार चलेगा। यहाँ पे ये रन वंस, ये रन एवरी टाइम, ऑल टाइम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा पेरेंट वाला कंपोनेंट है ना, इसमें आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को मैं यूज करूंगा। एक हमारे पास डेकोरेटर होता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है व्यू चाइल्ड @व्यू चाइल्ड, ये हम लोगों ने यूज करा। अब चाइल्ड के ऊपर मुझे नाम डालना पड़ेगा, मैं कौन सा चाइल्ड एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं इसका नाम डाल दूंगा यूजर। और जो ये यूजर है ना, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये यूजर वाला चाइल्ड है। इस तरीके से इसको एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ इसकी वेरिएबल दे सकते हो, या फिर इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। आईडी बोल दे फिर रेफरेंस वेरिएबल बोल दो, वो इसका ले लिया, राइट। देन इसका नाम क्या है हमारे पास, यूजर कंपोनेंट। भाई आ जा, क्यों नहीं आ रहा, कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आ गया। एंड देन इसके बाद आप चाहो तो इसका टाइप बता सकते हो। अभी के लिए मैं इसका टाइप रख देता हूँ एनी, इसमें कुछ भी टाइप रखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, काफी है। हमारा फोकस अभी कह सकते हो लाइफ साइकिल मेथड सीखने में है, ठीक है। तो अब ना आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहीं भी बना सकता हूँ, मैंने ये तो प्रॉपर्टी है, इसको इसके नीचे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद में इसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर रेंडर, इस तरीके से। ये ऐसे यूज नहीं कर सकते आप जैसे बाहर हर बार यूज कर रहे थे ना, ये आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रहेगा हमेशा हर बार, ठीक है। सो देन आप लोग यहाँ पे आओगे, और इसके अंदर जो अच्छा ये एक कॉल बैक फंक्शन भी लेता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। सो ये कॉल बैक फंक्शन लेगी, और देन इसके अंदर आप जो भी दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ अभी के लिए console.log आफ्टर री रेंडर, ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीजें इनको आप चाहो तो हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूज हो आप, तो बाकी सारे कंसोल हटा दिए, बस ये हमारा कंसोल बच गया। अब ये क्या डिटेक्ट करेगा कि जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये चेक करने के लिए हमारे पास देखो चाइल्ड वाला कंपोनेंट जो था ना, इसके अंदर एक मैं काउंटर वाउंटर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, अदरवाइज जो पेरेंट वाला काउंटर है इससे भी हम लोग चाइल्ड वाले काउंटर, ये भी दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो ये भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी थी, इसकी काउंटर नाम से ही प्रॉपर्टी थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दिस डॉट यूजर कंपोनेंट डॉट काउंटर, ये यहाँ पे आ जाएगी। सो अब जैसे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो आप देख सकते हो इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो मुझे ऐप के अंदर मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यूजर कंपोनेंट डॉट काउंटर ये लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये आफ्टर रीरेंडर काम करता है। आफ्टर ओके, जो आफ्टर नेक्स्ट रीरेंडर होता है वो भी ट्राई कर लेते हैं, वो हमेशा एक बार ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर नेक्स्ट रीरेंडर, ये आ गया। एंड देन हम लोग
यहाँ पे इसी को कंसोल को लगा देते हैं, तो आप ये चेक करोगे, इसके आगे मैं नेक्स्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो गया। ये बस एक ही बार चलेगा। जैसे यहाँ पे आया, देखो ये जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट जो दिख रहा है ये एक ही बार चला, देन इसके बाद में हमेशा नॉर्मल वाला चल रहा है, नेक्स्ट वाला कभी चल ही नहीं रहा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों मेथड्स आफ्टर नेक्स्ट रिमाइंडर और आफ्टर रिमाइंडर ये काम करते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स एवरीवन।